नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सिंहासन। आज हम बात करेंगे उस स्याह रात की जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग दिया जिसे 51 साल बाद भी मिटाया नहीं जा सका। बात 25 जून 1975 की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जब आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता के अहंकार में पूरे देश को एक विशाल जेल खाने में तब्दील कर दिया था। रातों रात संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बेरहमी से गला घोट दिया गया और जो लोग सच लिखने का प्रयास कर रहे थे उनके कलम को पैरों तले दबोच दिया गया, कुचल दिया गया। दरअसल आज ही के दिन इंदिरा गांधी के आपातकाल को पूरे 51 साल हो गए और बीजेपी इंदिरा गांधी के आपातकाल को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा और वैचारिक प्रहार किया है। जो कांग्रेस और उसके सहयोगी आज संविधान की दुहाई देते हुए किताब लेकर के घूम रहे हैं, आज उसी इंडिया गठबंधन के लोकतंत्र विरोधी दोहरे चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कैसे 21 महीने तक जन नेताओं को सलाखों के पीछे धकेला गया, लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया था। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के इन हमलों का कांग्रेस ठीक से अब जवाब तक नहीं दे पा रही है। शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आपातकाल का सहारा लेकर के कांग्रेस के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें कांग्रेस सांस तो ले सकती है लेकिन खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए राजनीति नहीं कर सकती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 1975 के उस सत्तावादी क्रूर दौर की टीस आज भी देश के सीने में चुभ रही है? संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस क्या कभी अपने इस काले इतिहास के दाग को धो पाएगी? और क्या आज कांग्रेस के पास अपने ही अतीत के इन खौफनाक पन्नों का कोई तार्किक जवाब शेष रह गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर एक बार फिर से सियासी मोर्चा संभाल लिया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को याद किया और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने उस काले दौर में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखा। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 2 टूक शब्दों में कहा है कि आपातकाल भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर संविधान पर हमला करार दिया। अब जरा याद कीजिए उस दौर को जब रातों रात नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, अभिव्यक्ति की आजादी पर कड़ा प्रहार किया गया था। प्रधानमंत्री ने आज उसी दर्द को साझा करते हुए कहा है कि उस दौरान राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी जुर्म के जेलों में डाल दिया गया था। देश के लोकतंत्र की नींव रखने वाली हर वो संस्था जिस पर हमें गर्व है, वो भी इस क्रूर आक्रमण की चपेट में आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा घना होता है तो संघर्ष की रोशनी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आज उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी सलाम किया जिन्होंने जुल्म के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, जो डरे नहीं, जो झुके नहीं, बल्कि उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और हमारे संविधान में बसे आदर्शों को जिंदा रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि हमारा संविधान कोई आम किताब नहीं है। यह देश के 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पवित्र प्रतीक है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि आज का भारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 टूक शब्दों में देश को याद दिलाया है कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय जिसे चाह करके भी कभी नहीं मिटाया जा सकता। मुख्यमंत्री के शब्दों में कहें तो कांग्रेस के इसी सत्ता के अहंकार ने देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आपकी और हमारी आवाज को और हमारे मौलिक अधिकारों को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई थी जिसकी टीस आज
आधी सदी बीत जाने के बाद भी महसूस की जा सकती है। ये वो दौर था जब प्रेस के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए जाते थे और कलम की निब तोड़ दी गई थी, और जो भी जुबान सत्ता के खिलाफ उठने की जुर्रत करती उसे खामोश करके सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता था। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। और कांग्रेस के उस तानाशाही फरमान ने रातों रात लाखों बेगुनाहों को जेल की काल कोठरियों में ठूस दिया था। लेकिन जहां घनघोर अंधेरा होता है, वहीं से बगावत और उम्मीद की किरण भी फूटती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के 51वीं बरसी पर किस तरीके से कांग्रेस को घेरा है, सबसे पहले वो देखिए। पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके, अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। हालिया लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है का नैरेटिव खुद सेट किया और खुद को संविधान का रक्षक भी करार दे दिया था। बीजेपी अब 1975 के आपातकाल की याद दिलाकर के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है। बीजेपी जनता को यह बता रही है कि जो लोग आज संविधान की किताब लहरा रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने सत्ता बचाने के लिए संविधान की हत्या कर दी थी और मौलिक अधिकार छीन लिए थे। बीजेपी कांग्रेस को पाखंडी साबित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि प्रेस की आजादी छिनने वाली है। न्यायपालिका के पर कतरने वाले और रातों रात लाखों निर्दोष लोगों और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने वाले आज लोकतंत्र पर उपदेश दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। अब कोई इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। देश का लोकतंत्र जीवित है और जीवित रहेगा। देश चलेगा जनता के मत से, जनता के आशीर्वाद से। इसलिए और वहां पर कांग्रेस पार्टी के आने का बहुत बड़ा कारण आप भी जानते हैं, अनुभवी आप पत्रकार हैं। जनता पार्टी में जो टूट फूट हुई, जनता उससे पीड़ित हुई और बाद में उसी जनता ने फिर बीपी सिंह को लाया, तो फिर वाजपेयी जी को लाया और आज तो मोदी जी को लाए। तो पीपल आर सुप्रीम। लेकिन अब इस देश में डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से नेता महेश वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी राज शर्मा जी, अब इसकी काट क्या होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के और सीधे सीधे तैयारी कर ली गई है। अनम्यूट करिएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो मक्कार लोग होते हैं उनके आगे सर माथा नहीं तोड़ा जाता है। और फिर मेरे तो नेता ने कह दिया एक बार, भाई मेरे नेता सर्वोच्च नेता ने कह दिया है कि हाँ इमरजेंसी गलती थी पार्टी की, इसके आगे क्या बचा। लेकिन क्या आज के बारे में बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अपने को सनातन धर्म की सरकार के कहते हैं,
आज बात करेंगे जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। क्या इमरजेंसी में ऐसा मर्डर हुआ था जो तिवारी का हो गया? जवाब दें, यहां पे जवाब है भी, इसी बात पे जवाब मांगूंगा। इमरजेंसी में भी ऐसा मर्डर नहीं हुआ था जैसा आजकल ये लोग कर रहे हैं। और ये मक्कारी ना दिखाएं मीनाक्षी जी, ये काम बताएं अपने, ये 12-13 साल के केंद्र में बताएं। मुझे ऐसा स्वांग नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी से, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। अपने पूर्व के समकालीन नेताओं को बुरा भला कहना तो इन्हें अपनी शान शौकत समझता है? और वहां नहीं कह पाते जब विदेश में इनके आगे जब राष्ट्रपति बन ठन के बोलते हैं तब घिग्गी बन जाते हैं। अब आपको किसको बोलने की, मुझे मीनाक्षी जी मैं तो आप ही से पूछ सकता हूं। मैं दावे के संग कहता हूं, यहां पे अपनी आत्मा की आवाज सुनने, सीने पे हाथ रख के कह दें कि आज किसी को बोलने का अधिकार है? किसी बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार है कि मेरा पेपर क्यों लीक होता है? इनके तथाकथित प्रवक्ता बैठ के कहते हैं मॉक ड्रिल समझ लें बच्चे मॉक ड्रिल समझ लें। लानत है ऐसी पार्टी के प्रवक्ता को जिन नीट के एग्जाम के लीक होने के बाद वो कहते हो मॉक ड्रिल समझ लें। हैं? अरे यार तुम्हारा कोई ना अभी वो थोड़ी देर बाद, ठीक है महेश जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आप ही से पूछेंगे कि जिन 3 बच्चों के 22 को फिर पेपर छूट गए उनका क्या। महेश वर्मा जी आपका जवाब। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार करने वाले पार्टी और उसके नेता मंत्री और एमपी बनते रहे 1984 का सिख कत्लेआम, इसको मालूम नहीं, और वो आज हमें आईना दिखा रहे हैं। शर्मा जी पहले मुझे इस बात का जवाब दिए, 75 में इमरजेंसी अब लगी, रही बात की बोलने की आजादी, उसके बाद तो अब ये हमारी बोलने की आजादी की बात कर रहे हैं, तो भाई बोलने यही की तो आजादी बोल के पाते नाम हैं। पर ये लोग अरे नहीं बोलने तो बोल के पाते हैं, नहीं खेते में बोलने तो की आप आजादी बोलने के दो। नाम पर इनके अरे नेता जो है साधन बच्चा अपनी बात को बोल, सेना को कायर करार देते हैं और जिसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज आप होता है। बोलने देते हैं आपकी पार्टी किसी को? इनके नेता जो है बोलने के नाम पर देश की कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं अच्छा खड़ा राज करते हैं। शर्मा जी जरा सुन लीजिए, राज शर्मा जी जरा सुन लीजिए, उसके बाद आपको कटाक्ष करने में भी सहूलियत होगी, पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके साथ ही कि क्या बोलना है। संविधान के देखिए सवाल यह है कि इनकी फड़फड़ाहट और इनकी बौखलाहट हमें समझ में आती है कि हम इस देश में लोकतंत्र और संविधान को शर्मसार करने वाली पार्टी आज भी कहीं एग्जिस्ट कर रही है, और मात्र अपनी इन्हीं प्रोपगंडा के जरिए, दुष्प्रचार के जरिए ऐसे ऐसे नेता पैदा करते हैं जो देश को कहीं दांव पर लगाकर बात करते हैं, सेना को कायर करार देते हैं, समाज के लोगों को चोर बता देते हैं, और ऐसे लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी जो है एक बात याद क्या यही होती है शर्मा जो आप डिलीवर करते हैं कहीं समाज को और देश को, शर्मा लिखते हो इस देश को आप खाते पीते हो, इस देश में रहते हो। मंदिर की चोरी अमर छोड़ो यार, बेकार की बातें मत करो। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी चीनी चंदा खाके, जो चीन से चंदा खाके और आप देश के खिलाफ गद्दारी करते हो, उसका क्या कहोगे? करते हो आप लोग? देश को चीन का चंदा तो बोलने का अधिकार है। अरे यार चीन का चंदा कौन लेता है? चीन का चंदा कौन खाता है? चीन से चंदा लेके इस देश के खिलाफ जो है आप साजिश रचते हो, षड्यंत्र करते हो, सेना को नीचा दिखाते हो, आप तमाम ऐसे कुकृत्य करते हो जो देश के खिलाफ है, आपका नेता करता है, करते हो, जवाब देते हो, खड़े हो। दो ट्रंप को जवाब दो। आज जो इमरजेंसी डे है उसके ऊपर आ जाओ, जहां संविधान और आपने मीडिया का गला घोटने का काम किया इस देश में। अरे आपके अभी फिर मैं कह रहा हूं, आपने जब बोला तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, और आपने जो है खा रहे हो मेरे ऊपर कब बांट के पैसा खा रहे हो? अरे पाप चढ़ेगा पाप। बीच में हमने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपने बच्चों की शादी में सोने को पिघला के हार दे दिया होगा। आपको फिर से कह रहा हूं, अरे आपको शराब लगेगा आपके इस तरह से फड़फड़ाने और इस तरह से बौखलाने से आपका जो ये तर्क है, जो ये कुतर्क है आपका, ये तर्क संगत नहीं हो जाएगा। इनके पास पैसा सबके पास जाता है, राम मंदिर का चोरी का पैसा। अगर आप बात नहीं सुनेंगे, अगर आप बात नहीं सुनेंगे, लगातार बोलते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी डिबेट हो पाएगी। राज शर्मा जी
जब मैं आपको वक्त दूंगी तब प्लीज बोलिएगा आप, लेकिन अगर आप मुझे इस तरीके से आप लगातार ये बोलते जवाब दे रहेंगे। दें। मैं कह रहा हमारे अब आप नेता मुझे ने बता मान दीजिए लिया। कि इमरजेंसी के वक्त में भी यही होता था, जहां लोगों को नहीं बोलने दिया जाता था, यहाँ पर भी आप अपनी आवाज बुलंद करके रखेंगे, किसी को बोलने ही नहीं देंगे। ये तो अघोषित करते हैं। मैं आप ही से कह आपके सकता लिए हूं। पूरा 1 घंटे का स्लॉट मैं निकालती हूँ, बस आप ही के प्रवचन सुनेंगे हम सब बैठ करके यहाँ पर। नवीन जिंदल जी, एक तरफ संविधान की किताब लहराई जाती है और आज जब 51 साल पूरे हो गए हैं तो कोई नेता कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने जो किया वो तो सबने देखा ही है। आज देश के अंदर काला दिवस लोग मना रहे हैं और आज ही राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कान पकड़ करके माफ़ी मांगी है अपने, और वो हाई कोर्ट में माफ़ी मांगी है, कहीं सड़क पर नहीं मांगी। शिवराज सिंह जी के पुत्र के बारे में अनाप शनाप अनर्गल झूठी बातें बोली और इसलिए उन्होंने नाक रगड़ के कान पकड़ के राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी। ये लोग झूठ बोलते हैं, निकम्मे हैं, लाज, उनका नेतृत्व बेईमान है। नेता अच्छे हो सकते हैं, कांग्रेस में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करें क्या, उनका नेतृत्व इतना बेईमान है कि वो काम ही नहीं कर पाते। देश के अंदर मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया गया, चौथा स्तंभ सब लोग कहते हैं। मैं मीडिया से 30 डेकेड जुड़ा रहा हूँ, 30 वर्ष मैंने काम किया। मैं जानता हूं कि मीडिया पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने इमरजेंसी के नाम पर प्रहार किया, कितने पत्रकारों को सही लिखने पे, सच बताने पर जेल के अंदर ठूस दिया। वो लोग आज उसको जस्टिफाई करते हैं, तब दुख होता है। नेताओं से इनकी दुश्मनी थी, घृणा थी, ईर्ष्या थी, उनको उठा करके जेलों में डाला अलग बात है। उनको इसलिए डाल दिया क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी थे, वो सत्ता में बने रहने चाहते थे, सत्ता से उनको उखाड़ना चाहते थे। लेकिन पत्रकारों ने तो आपका कुछ नहीं किया था, आपने उठा करके उनको भी जेल में डाल दिया। ऐसे समय में कांग्रेस को दूर रहना चाहिए, अपना मुंह छिपा करके जाना चाहिए। आज तो वैसे भी छिपने का दिन है कांग्रेस का। वो जो काला अध्याय था वो आप आज नहीं, आने वाले 100 वर्षों तक भी लिखा जाएगा, लोग उसको याद करेंगे जिस प्रकार से अत्याचार किया। माफी मांगने से पाप कम नहीं हो सकते। माफी मांगने से इतना तो हो सकता है कि सनातनी सब लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसने माफी मांग ली है, बड़ा हृदय रख करके उसको माफ कर दे। लेकिन जख्म जो आपने दिए हैं उसको भरने के लिए माफी काफी नहीं है। आप उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब भी दुराचार और दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो कौन रोकेगा? अगर आज भी कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव राजनीति करती, सकारात्मक राजनीति करती, तो भी लोग कहते कि चलो यार ये सकारात्मक राजनीति कर रही है, इन्होंने पहले जो पाप किए हैं उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं करेंगे। लेकिन आज भी नेगेटिव पॉलिटिक्स है और सत्ता का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध में चले गए। आप सोचो ना कहां जा रहे हैं, आज किस प्रकार की बातें हो रही। कोई भी चीज, आप देश की सेना का अपमान करते हैं, देश की सेना को मिल रहे इक्विपमेंट के बारे में आप सवाल उठाते हैं। देश की सेना जब विदेशों पाकिस्तान में जाकर के स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को और वहां की सेना को मार करके आती है, तो आप उसमें भी प्रश्न उठाते हैं। आप जनता विश्वास नहीं करती है नवीन भाई। आप लोग जो पैसा लेके बैठ के कांग्रेस को गाली देते हो ना, जो भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेके आके बैठ के और फिर कांग्रेस को कोसते हो, पूरे विपक्ष को कोसते हो, तब जान गए मैं आप लोगों के बारे में अच्छी से जानता हूं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आते हो और फिर आप जैसे लोग जाते हैं, कह देते हैं राज शर्मा को गाली दी, कांग्रेस की बुराई कर दी, 400 रुपए ज्यादा दे दो। आप लोगों का कैरेक्टर सब लोग जानने लगे भाई। सीने पे हाथ रख दो, आप नहीं आते हो, सीने पे हाथ रख दो कि आपको पैसा नहीं मिलता। बोलो, मैं सीने पे हाथ रखता हूं, मेरे लिए गाय का मांस होगा, मुझे झूठ नहीं बोलना है। आपको कांग्रेस की बुराई लग रही है आज, अच्छा आपको बोलने की तो मैं बोलूं? अगर आप एक मिनट मैं कहता हूं, तीन गलती गिना दो, क्योंकि मैं इनकी जो बकवास है उसकी बात का जवाब ऐसे नहीं दे सकता। नहीं गिना पाओगे। मुझे राज जी, आपने कहा कि मैं पैसे लेकर के बोलता हूँ, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, निर्लज व्यक्ति हैं आप। मेरे पे कहते हो कि मैं पैसे लेकर के बोलता हूँ, ये आप ही की तरह कांग्रेसी का नेचर है, कांग्रेस का कल्चर है। रिश्वत भ्रष्टाचारी कांग्रेस की जड़ों में, नसों में, उसके खून में है। और ये भ्रष्टाचारी निर्लज लोग ऐसे हैं कि किसी को भी कोई भी महेश भाई सीनियर है, आप आप लोगों, आप बीजेपी के अगर थोड़ी सी आपके पास लज्जा है नहीं लिख पाओगे। अरे जिगर चाहिए होता है,
यूं तो लालच मुझे के लगता है भाव कि पे किसी के दुनिया साथ पर्सनल होने से अच्छा होगा अगर आप लोग अपनी बातों में थोड़ा सा फैक्ट रखेंगे, तो जनता भी समझ पाएगी। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से किसी का कोई लेना देना नहीं है। संजीव कौशिक जी, 51 साल पहले जो थोपा गया वो आज तक अगर याद किया जा रहा है या याद करवाया जा रहा है, तो कहीं तो कुछ किसी मंच पर सुधार करने की आवश्यकता होगी। एक बार बोल देने से क्या 51 साल पुराना दर्द लोग भूल जाएंगे? मीनाक्षी, में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि वो उसको डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन एक आम नागरिक के हवाले से यदि हम मुड़ के देखते हैं तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि उस समय इमरजेंसी लगाया गया था? बिल्कुल। क्या सचमुच में देश के हालात बेहतर थे? छात्र सड़कों पे थे, बाहरी शक्तियां हावी हो रही थी। यदि उस समय इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, और बहुत उस जमाने में रहने वाले लोगों से जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी में सारी व्यवस्थाएं सरकारी दुरुस्त चलती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, ये भी बात सही है कि 24 मार्च 1977 को उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी, लगभग 21 महीने इमरजेंसी रहने के बाद में। लेकिन ढाई साल के अंदर में चरण सिंह के बगावत के बाद में वो सरकार भी गिर गई और इस्तीफा देना पड़ा। क्या इतिहास लोगों को पता नहीं है कि उसके बाद में 1980 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 543 में से 377 सीटें हिंदुस्तान की जनता ने दी थी। वो खारिज करती है हिंदुस्तान की जनता एक लाइन में कि इमरजेंसी गलत नहीं था। यदि इमरजेंसी गलत होता तो इंदिरा गांधी फिर बाहर होती। इंदिरा गांधी ने बड़ी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी की। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, लगातार जो प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आज के वक्त में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाल के देख लीजिए, 180 देशों में हिंदुस्तान कहां खड़ा है? 157 नंबर पर खड़ा है। पिछले 12 सालों में देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार सार्वजनिक तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलने की हिम्मत दिखाए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मनमोहन सिंह, जिसको लोग कहते थे, मनमोहन सिंह यदि विदेश से आते थे तो लोग उनको एयरपोर्ट पर घेरते थे और वहीं पर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते थे कि कौन कौन सी उपलब्धियां हैं हमारे खाते में, हम क्या बात करके आए हैं। क्यों मुंह चुराना? और आप उस समय की बात कर रहे हैं। कम से कम उस समय घोषित इमरजेंसी था, आज के जैसे अघोषित इमरजेंसी नहीं है। किसी को इतनी हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान, क्या बताइए मुख्यधारा की मीडिया की किसने एक बार भी देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप 21 मई को यदि एग्जाम चल रहा था नीट का, तो आप 1:30 बजे आकर के दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे थे? एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे आप? क्या आपको रुकना था तो आप क्यों नहीं रुक गए? कलकत्ता के एयरपोर्ट पे रुक गए। तमाशेबाजी और शोशेबाजी नहीं चलेगी। लोगों को डिलीवरी चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए। आप बताइए इलेक्शन कमीशन कहां है आज के दरवाजे? आज के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इलेक्शन कमीशन सबसे निचले लेवल पे आज के वक्त में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई, ईडी, सारे आरबीआई, सबके साख को खा गए आप। और आप कहते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है। आज इमरजेंसी से ज्यादा बदतर है आज आप लोगों ने अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, ये आप पर आरोप है। अगर आप कहें तो महेश वर्मा जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, सवाल दोबारा से दोहराइए। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, आप घोषित की बात कर रहे हैं। और देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब ऐसे लोगों के ऐसे विचारों को हम क्या कहेंगे, जिन विचारों के मतलब जरिए जो है पूरे देश में एक दुष्प्रचार किया जाता हो और जानबूझ के ऐसी चीजों को बताया और समझाया जाता हो जिसका कोई सिर और पैर नहीं। अब रही बात की आज की, देखिए इस बात को कोई आदमी नहीं झुठला सकता है कि इमरजेंसी में लोकतंत्र के चारों स्तंभ को ध्वस्त किया गया। और लिटरली जो है जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था पे कुठाराघात हुआ, जिस प्रकार से मीडिया को तहस नहस करने की कोशिश की गई, वो काला दिवस कोई कैसे भूल सकता है। और जिंदा है लोग जिनको प्रताड़ित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा याद करिए। देश का हर बच्चा निकल पड़ा था लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और उसके को लेकर आज इस तरह की दलील और इस तरह के तर्क देके इसको कहीं ये कहा जाए कि भाई ये न्याय संगत नहीं है, आज इसकी चर्चा हम क्यों करें। संजीव जी एक पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता को जितना ये समझते हैं, और पत्रकार की जो एक मानसिकता होती है, सोच होती है, इस देश में मिशनरी तरीके से पत्रकारिता जो है वो एक मिशन माना जाता है। और उस पर किस तरह का प्रहार हुआ, किस तरह से लाखों लोगों को जो है इमरजेंसी में जो है जेल में ठूसा गया, कई लोगों को तो मौत के घाट भी उतार दिया गया। तो सवाल है कि ऐसे पापों और ऐसे कुकृत्य को अगर हम कहीं सामने रख के आज बात करते हैं और उसका ध्यान दिलाते हैं कि ये वही देश है और ये वही पार्टी है, तो बुरा क्यों लगता है? बुरा लगने वाली ये बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि हमारा लोकतंत्र जो है
और हमारे लोकतंत्र को के ऊपर कुठाराघात करने वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर जनता ने किस तरह से प्रहार किया कि आज वो कहीं बाहर हैं। उनके इसी कुकृत्य के लिए आप इंदिरा गांधी जी को कहीं अपना आदर्श के रूप में रख के बात करते हैं, क्यों करते हैं? इस चीज को समझना चाहिए। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि हमने माफी मांग ली थी उसके लिए। कमाल की बात है कि लगातार अभी भी ये सिलसिला जारी है। कहीं अभी नवीन जी बता रहे थे कि राहुल गांधी जो है शिवराज जी को लेकर जो है उनके बेटे को लेकर माफी मांग रहे हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपने झूठ बोलने के लिए माफी मांग रहे हैं, कहीं देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अपशब्द बोलने के लिए माफी मांगते हैं, कहीं सेना को कायर करार देने के नाम पर माफी मांगते हैं। आप कब तक माफी मांगेंगे? आप सिखों के कत्लेआम के नाम पर माफी मांगते हैं। ये तमाम तरह की चीजों के लिए आप माफी मांग के देश को लगातार दांव पे लगाएंगे। और संविधान की एक जो पवित्रता है, जो बाबा साहब ने हमें विरासत में दिया, वो इसलिए थोड़ी दिया था कि कांग्रेस जो है वो इसके साथ मनचलों की तरह छेड़खानी करे और वो इसके साथ जो है इस तरह से अपने सत्ता के मद में, या कह लीजिए कि देश को बंधुआ मजदूर की तरह समझ के और इसके ऊपर जिस तरह से उसका प्रहार करने का लगातार कोशिश रही। आजादी के बाद लगातार देखिए जिस प्रकार से उड़ाने के लिए संविधान से मजाक किया गया, संविधान के अनुरूप कोई काम नहीं किया गया, संविधान बहुत ही समझ के उसको बंधक बना के, और उसका बहुत बड़ी प्रकाशा थी जब इंदिरा गांधी ने ये सोच के इमरजेंसी लगाया कि काम बताओ, 5 काम गिनाओ महेश भाई 5 काम गिनाओ, 5 काम गिनाओ। मैं राज शर्मा जी मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जब आपकी बारी आएगी मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, ये ध्यान रख लेना। आपको एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा जब आपकी बारी आएगी। बोलने कहाँ देते हो? अरे शहर में निकलो, कह रहा हूँ आपके गुंडे बोलने नहीं देते। आपको इसका प्रतिकार भुगतना पड़ेगा। अरे ये अघोषित इमरजेंसी नहीं, ये यही अघोषित इमरजेंसी, यही अघोषित इमरजेंसी वाणी विचार को रख रहे हो, इससे जो है ये जस्टिफाई नहीं होगा, आपका पाप जो है नहीं धुलेगा। सरकार में हो, अरे स्टूडियो में होते ना। नहीं, आपके मुंह पे लगी कालिख जो है वो नहीं मिटने वाली है। ये देश को याद दिलाना पड़ेगा आज कि आप वही लोग हो, आप लोग इस देश में आस्तीन के सांप हो। आप लोग जो है यही अघोषित इमरजेंसी है, वो लोग यही अघोषित इमरजेंसी है। चीज परोसते हो, या आतंकियों का साथ देने की बात हो, या सेना को गरियाने की बात हो, या सेना के 100 रुपए सवाल उठाने की बात हो, या देश से बाहर जाके देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने की बात हो, या चीन से चंदा लेके चंदा खा के और देश के खिलाफ जो है षड्यंत्र और साजिश करने की बात हो। अरे महेश भाई 5 काम तो गिनाओ, जाहिर करता है 5 काम अपने गिनाओ बच्चे। अरे 5 काम गिनाओ जो किसी दरिंदे से कम नहीं हो। दरिंदे फेल है आपके आगे। आप लोग जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग वो भेड़िए हो जिनको मरोगे बहुत जरूरी है। ये जो चढ़ावे का पैसा खा रहे हो ना शर्मा जी, आंख से दिखना बंद होगा। स्तंभ को ध्वस्त करने वाले पापी और कुकृत्य करने वाले लोग और उनके साथ खड़े लोग, इनसे हम ये अपेक्षा करते थे कि कम से कम अपनी चीजों के लिए कहीं शर्मसार होने का कहीं ना कहीं उसके लिए 2 शब्द ऐसे कहेंगे। आपको मर गई आत्मा आ गई, अभी तो खांसी आ रही है। ये काला दिवस जो है खांस गई में, ये उस पार्टी के लोग हैं और जिन्होंने जेल में लोकतंत्र की हत्या की थी। अरे लोकतंत्र के अच्छा, अपनी गलतियों पर नवीन जिंदल जी, एक होता है व्यक्ति की माफी मांगता है, एक होता है कि चीख चीख करके 2-4 गलती और कर देता है गलती के ऊपर। वही कर रहे हैं अभी राज शर्मा जी बोल रहे थे, और वो जस्टिफाई कर रहे थे कि किस प्रकार से इमरजेंसी सही है। उस समय काम ठीक चला, मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ठीक चला तो माफी क्यों मांगी आपने? वो माफी मांगी तो ठीक कैसे चला? मैं आपसे जब सवाल पूछूंगी मैं आपका जवाब भी लूंगी, लेकिन अगर आप बाकियों को डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं होता, कहीं नहीं होता होगा मुझे लगता है। नहीं बोलेंगे तो ये जो पैसा लेके आए इन्हें वापस करना है बस। ये जो बीजेपी से पैसे लेके बैठते हैं। आपसे किसी ने पूछा आपको कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर कितने पैसे मिलते हैं? आपसे ये पर्सनल सवाल किसी ने पूछा? नहीं पूछा। आपसे ये पूछा जाया है कि आज जब आपके नेताओं को खड़े होकर के देश के सामने माफी मांगनी चाहिए तब वो कहाँ है? कहाँ है राहुल गांधी जी, कहाँ है सोनिया गांधी जी, कहाँ है प्रियंका गांधी जी?
उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। पर्सनल कटाक्ष किए जा रहे हैं। बताइए क्या आवश्यकता थी 51 वर्ष पहले, क्या आवश्यकता थी आपको इमरजेंसी घोषित करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए? जो लोग इमरजेंसी घोषित करवा दें, जो इमरजेंसी लगवा दें, वो लोग ये बताएंगे कि अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने ना तब लोगों को बोलने दिया और ना आप अभी लोगों को बोलने दे रहे हैं। नाकामयाबी गिना दो सरकार की, नाकामयाबी गिना दो। आपने 51 साल के लिए क्या गलतियां मांग ली? आपने चीन को आधी जमीन दे दी, आपने आधा जम्मू कश्मीर जाने दिया, आपने आधा अरुणाचल जाने दिया, आपने आधा लद्दाख जाने दिया। किस किस चीज के लिए कांग्रेस ने माफी मांग ली देश भर से? अच्छा, एक और बात किस चीज सुनिए, के लिए? आपने तो 75 को देखा भी नहीं होगा। अरे मेरे पिताजी भी नहीं देखा होगा। अब आप मेरे साथ भी पर्सनल हो जाइए और कहिए मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा। अच्छा, आप 5 काम गिना दो अच्छे, एक बुरे बीजेपी। आप पिछले 15 साल से देश में क्या कर रहे हैं अगर आपको यही नहीं पता? अरे नहीं, आप पिछले 15 साल से क्या कर रहे हैं? आपको काम गिनाने के लिए यहाँ पे मैंने कोई पाठशाला नहीं खोली हुई है। जहाँ पाठशाला खुलती है वहां जाकर के 5 काम गिनवाइएगा आप। तो यू आर नॉट माय टीचर। मैं वही कह रही हूँ आपको कि जब मैं आपको वक्त दूंगी तब आपको बोलना होगा। और आप बिल्कुल नहीं, यश शर्मा जी कोशिश भी मत करिएगा। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, किसी कांग्रेस का मंच नहीं है जहां पर आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे और मैं सुनते जाऊंगी। यश शर्मा जी का माइक एकदम डाउन। यश शर्मा जी आप में बिल्कुल भी अदब नहीं है। आपको किस तरीके से राज शर्मा जी बात करनी है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है डिबेट में, आपको कतई नहीं आता। पता नहीं कांग्रेस किस तरीके से प्रवक्ताओं को घोषित कर देती है। ये कांग्रेस का मंच नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ये इंडिया डेली का प्लेटफॉर्म है। जब बोला जाएगा तब बोलना होगा और जब नहीं बोला जाएगा तब इस तरीके से किसी के साथ पर्सनल नहीं होना है। डिबेट करने का ABCD नहीं आ रहा है और ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं तब से। नवीन जिंदल जी, संजीव ने जो बोला कि आज कांग्रेस ने 80 में बम्पर मेजोरिटी ली, 79 में तो नहीं ली थी ना, जब इमरजेंसी हटी तब तो हारी थी ना इंदिरा गांधी पूरी तरह से। और अगर मेजोरिटी लेना ही पैमाना है तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो लगातार सत्ता में है 3 साल से, फिर क्यों दिक्कत है आपको? जो EC, CBI, ED, VD तो आपके समय में भी काम करते थे। आपने तो गुजरात के मुख्यमंत्री को भी जेल में डालने की कोशिश करी, गृह मंत्री को तो डाला था। तो जिस प्रकार के काम करत आपने किए वो ये नहीं कर रहा है, ये सरकार नहीं कर रही। अब जब आपको लगातार डिफीट मिल रही है, सरकार आपकी नहीं बन पा रही है, उसके अंदर कमी आप दूसरे एजेंसियों पे निकाल रहे हो, सरकार पे निकाल रहे हो। 300 रुपए आप अपने कार्यकर्ताओं को ठीक करो ना भैया। आपका नेतृत्व बेईमान है। मैंने बार बार कहा कांग्रेस में कुछ नेता ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व इतना बेईमान है कि जिसके साथ आज इमरजेंसी की बात करने से क्या देश का कल्याण हो रहा है? आदमी के साथ मुझे आप लगा रहे हैं इस गणेश नालायक व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं कर सकते। 50 साल पहले बात करके ये बार-बार देश का भला हो रहा है, यहाँ करके बोलते हैं पैसा लेके आए। इनके बाप ने पैसा दिया कि मैं उन शब्दों पे नहीं जाना चाहता। मेरा निवेदन है अगर इनके साथ रखोगे तो आवश्यकता नहीं है मुझे डिबेट करने। अरे तो आप किसको धमकी दे रहे हो? संजीव कौशिक जी, मैंने तो बहुत शुरुआत में पहले ही पूछा था कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों के साथ एक मुद्दा और उठाया गया है, कांग्रेस के पास कार्ड क्या है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाए। आप बताइए, विधानसभा के लिए मुद्दा भुनाने के लिए बीजेपी के पास तो है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या तोड़ है? देखिए, तोड़ और जोर की बात है। हम तो सीधा ये कह रहे हैं, अभी नवीन भाई बात बोल रहे थे कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री यदि तीसरी बार बने हैं तो स्वागत होना चाहिए। देश की जनता ने उनको चुना है, कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि 6 दशकों तक देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को यदि सत्ता में रखा तो उसमें किसी के पेट में क्या दर्द हो सकती है? फिर वो भी तो जनता ने ही रखा। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि 12 साल हो गए। 12 सालों की उपलब्धियों पर जब पीछे मुड़ के देखते हैं, एक छोटे से बच्चे से आप पूछते हैं तो वो बच्चा बताता है कि 12 सालों की उपलब्धियां ये है कि कम से कम 80 से 90 पेपर रद्द हुए। उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं राम मंदिर है, 3 तलाक है, 370 हमने हटा दिया। उस बच्चे से पूछिए कि आपके लिए क्या किया तो नथिंग, कुछ नहीं। आपको इन सब चीजों में उलझा करके एक व्यक्ति, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 2014 की बात कर रहे हैं, यदि उनके ही मैनिफेस्टो को उठा करके देख ले, वो हमें बताएंगे कि कितने सांसदों ने गांव को गोद लिया तो उसकी स्थिति क्या हो गई, बुलेट ट्रेन की स्थिति क्या थी, क्या हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या है। तो जो आप जमीन पे जो काम होने चाहिए, जो बात होनी चाहिए उसकी बात हो। आज के वक्त में बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे, बिल्कुल आती हूँ नवीन जी, बिल्कुल नवीन भाई सुनिए, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन सी मजबूती है? ये मजबूती नहीं है। आप केवल उसे रेंगते हुए देखना चाहते हैं। आप मजबूती तब होती जब उसे इतनी मजबूती दे देते कि 5 किलो आपके अनाज की जरूरत नहीं होती। लगातार यही सवाल है ना।
हमें कांग्रेस पार्टी, यदि लोगों ने उनको बाहर कर दिया, दरकिनार कर दिया, आप तो कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। ठीक है नवीन जिंदल जी, आपका 2024 में जवाब। कांग्रेस पार्टी दुगुने ताकत भाई, से वापस आपने आई। जो कहा ना, मैं आपको उपलब्धियां बताता हूँ कांग्रेस के समय की, रवि की। कांग्रेस में सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास पंडित नेहरू ने किया था, पूरा नहीं किया। उसको क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद 370 का कोड कांग्रेस देकर के गई थी, जिसको वर्षों तक जो है, दशकों तक भारत के हर व्यक्ति ने झेला। उसको हटाने का काम किसने किया? उसको हटाने का काम किया तो मोदी की सरकार ने किया। आज देश के अंदर सीमावर्ती राज्यों में जहां पर हमारी सेना तैनात है, वहां पर आर्म्स एम्युनिशन तक नहीं पहुंचता था। वहां सड़कें बनाने का बेहतर, सेना को मजबूत करने का काम किसने किया? मोदी की सरकार ने किया। इस देश के अंदर आपने कहा हवाई चप्पल पहन करके कब जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही जेवर एयरपोर्ट से हवाई चप्पल पहन करके जेवर के किसान योगी जी के पास गए थे, लखनऊ हवाई जहाज से। देश के अंदर इतने एयरपोर्ट बने, जितना रेलवे ट्रैक आपने कभी बदला ही नहीं, वो रेलवे ट्रैक बदलने का काम किया। पानी पाकिस्तान को जाता था, भारत के 75% किसान सूखे से मरते थे जिन राज्यों में, और आप पानी भेजते थे पाकिस्तान को। पानी नहीं भेजते थे, पानी के साथ साथ हर साल 700 करोड़ रुपया देते थे उसके मेंटेनेंस के लिए। वो बंद किसने किया? वो मोदी की सरकार ने बंद किया। आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया, उसको खत्म किसने किया? मोदी की सरकार ने किया। मैं आपको काम गिनाऊंगा ना, आपके कानों के दर्द इसीलिए बार बार देश की जनता मोदी की सरकार को चुन करके भेज रही है, और किसी कारण से नहीं भेज रही है। कल मैं बार बार कहता हूँ, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए विपक्ष को। वो करेगा तो आएगा ना सत्ता में। वो लगातार नेगेटिव राजनीति, और कांग्रेस और प्रवक्ता जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, किसके लिए? कि आपको 400 रुपए लेके आया, 500 रुपए इनके पिताजी नहीं दे रहे। अरे छोड़ो, तुम जैसे आदमी से कौन बात करेगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर ये कांग्रेस का चरित्र है, ये चेहरा है, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की पहचान। इसीलिए कांग्रेस गर्त में है, और कोई कारण नहीं है। आज इस देश के अंदर पॉजिटिव राजनीति है, हितों के मुद्दे को उठाएंगे तो विपक्ष के लोग महेश भाई की बात कोई आपत्ति नहीं। आप जूनियर प्रवक्ता बन के क्यों बोल रहे हैं? क्या जानते हो सेना के बारे में? बताओ। अच्छा, क्या जानते हो आप? गए हो कभी लेह लद्दाख, श्रीनगर? भाई यही है कि पैसे पे जी रहे हो। अरे जिंदल साहब, जान देनी है। मैं तुमसे ज्यादा गया हूं। प्लीज पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। अपने अपने मुद्दे पर रहिए, ऐसे पर्सनल होकर के एक दूसरे पर कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महेश वर्मा जी, अब आगे क्या हो गया? आज का दिवस भी गया तो स्पष्ट है आगे की जो, मतलब जिस तरह का आज देखिए देश में जिस तरह की खुशहाली है, वो नजर ना लगे इनकी। ये तो लगातार उस खुशहाली पे जो है कहीं ना कहीं दंश मारने का काम करते हैं। ये तो जो इनके लिए दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो महंगाई दर के 12% खुशहाली है। 11 लाख करोड़ रुपए का बजट होता था, 60 लाख करोड़ का बजट है। अंतर तो करना पड़ेगा, और अंतर करके अगर आप बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा क्या था? शिक्षा स्कूल बंद कर रहे हो, शराब की दुकान ज्यादा खोल रहे हो। सरकार था, संविधान से लेना देना पड़ेगा। राज शर्मा जी, वैसे सच में मानना पड़ेगा। आप लोग जो कहते हैं ना कि आपकी टीवी डिबेट्स में क्यों माइक्स बंद करवा दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसी बेअदबी करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।